बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या फ़िक्स होती है या वेरी करती है, चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस सवाल का जवाब तो ये है कि ये वाकई वेरी करेगी। जैसे जैसे एल्टीट्यूड में ज़्यादती होती चली जाएगी, जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। बात को पहले तो समझ लिया जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर ये एक अर्थ तस्वुर कर ली जाए, जिसे हमने एक राउंड शेप में यहाँ पर लिया, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसका मास m है इसकी सरफेस के ऊपर रख दिया जाए। इस वक्त हम यहाँ पर इसकी g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन अगर इस पोजीशन A से इसको इंक्रीज करके यानी ऊपर की तरफ ले जाया जाए पोजीशन B तक, जिसकी हाइट h हो जाती है, तो इसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगी। तो इसका जवाब तो हम पहले ही आपको बता देते हैं कि इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन अब इस डिक्रीज का यानी उसका क्या इक्वेशन क्या होगी, क्या कैलकुलेशन होगी, किस तरह से डिक्रीज होगी, आज हम इस बात को प्रूफ भी करेंगे कि वाकई जी की वैल्यू जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है, हाइट बढ़ती चली जाती है, तो वो वैल्यू जी की डिक्रीज होगी, और किस अंदाज से और किस कैलकुलेशन के साथ डिक्रीज होगी। हमने यहाँ पे इस राउंड शेप को एक अर्थ तस्वुर किया है जिसका रेडियस आर ई है, जिसका मास एम ई है। उसके ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है वो यहाँ रखा हुआ है, इसकी हाइट एच है। इस वक्त ये पोजीशन ए पर मौजूद है। यहाँ पे suppose an object of mass m is kept on the surface of earth whose mass is me and radius is re, that is approximately radius re। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, इस पे दो तरह की डेफिनेशंस एक्ट कर रही। एक डेफिनेशन तो ये है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा अर्थ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, इन दोनों के दरमियान में, इस ऑब्जेक्ट के और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो एग्जिस्ट करेगी। और उसकी वैल्यू क्या बनती है? According to Newton's gravitational law, there exists a force of attraction between earth and the object, which is given by F is equal to capital G m e dot m whole divided by r e square. This is the force of gravitation F, which is equal to capital G. This is the gravitational constant m e multiplied by m divided by r e square. एक बात तो यहाँ पर ये समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास ये एक
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि इस ऑब्जेक्ट और इस मास ऑफ यानी अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में पाई जाती है, वो ये हो जाएगी। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये तो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त बात है, और दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान यूनिवर्सली हमेशा एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पाई जाती है। और एक दूसरी बात ये भी है कि वेट की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, हवा में है या किसी जगह पे रखा हुआ है, इसका एक वेट होता है। उस वेट की डेफिनेशन क्या होती है? द वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ दैट इज एग्जिस्टिंग और अप्लाइंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। और ये जो फोर्स है, जिस फोर्स के साथ ये इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसके वेट कहलाती है। So we can say that the weight is the force of attraction of the earth which is towards the center of the earth applying on this object. ये इसका वेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम सिचुएशंस पे दो डेफिनेशंस बन रही हैं। सेम सिचुएशन पे दो डेफिनेशंस बन रही हैं। एक डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के हवाले से, और एक डेफिनेशन वेट के हवाले से कि ये हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये दरअसल वेट के इक्वल हो जाएगी, और वेट असल में mg के बराबर होता है। तो हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। यहां पे ये जो फोर्स है ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगी। हियर ग्रेविटेशनल फोर्स is equal to the weight of object। इसलिए कि जो जिस फोर्स के साथ ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है वो उसका वेट है, और इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, वो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो दोनों बातें सेम हो गई। This implies that F is equal to W and W is equal to mg। इसको हम पुट कर देते हैं इस F की जगह पर। Put in equation 1। This implies that ये mg आ जाएगा यहाँ पे equals to capital G me into m whole divided by re square। ये काम हम पहले जब मास ऑफ अर्थ हमने कैलकुलेट किया था उस वक्त भी ये काम हम कर चुके हैं। चुनाचे ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा और g की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कैपिटल G me अपॉन re स्क्वायर। नाउ दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। बाकी काम जो हम करेंगे वो इस बोर्ड को रब करके यहां पर करते हैं। यहां पे एक बात और समझने वाली है, वो ये कि ये जो G है इसकी वैल्यू यहां पर आ रही है कैपिटल G, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरी कायनात में कांस्टेंट होता है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि ये कांस्टेंट हो गया। मास ऑफ अर्थ चेंज तो नहीं हो रहा, जाहिर है मास ऑफ अर्थ जितना है सो है अपनी जगह पर, ये चेंज नहीं हो सकता, ये भी कांस्टेंट हो गया। ये जो RE है रेडियस ऑफ अर्थ जिसको हमने यहां पे शो किया है, दरअसल ये एक वेरिएबल चीज है, ये कांस्टेंट नहीं है। अब तक तो हमने इसको कांस्टेंट तस्वुर किया, लेकिन रियलिटी में ये कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए कि हमारी जो अर्थ है वो इस तरह राउंड शेप में नहीं होती, बल्कि कुछ इस तरह की होती है। ठीक, यहां पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन हमने बनाई है ये इक्वेटर है, और ये जो लाइन हमने बनाई है ये लॉन्गिट्यूड की नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली एक लाइन है। याद रखिएगा कि ये डिस्टेंस कम होता है जबकि ये डिस्टेंस ज्यादा होता है।
तो इक्वेटर पे जो रेडियस होगा वो निस्बतन ज्यादा हो जाएगा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ जो अटैच है रेडियस, वो रेडियस कम हो जाएगा। इस फिगर से भी जाहिर हो रहा है। अच्छा, अब उसके बाद जब ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि RE तो कांस्टेंट ना हुआ। हम एक काम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 2 हमने बनाई है, इसकी जरा सी डिस्क्रिप्शन और वाज़े तौर पे लिखते हैं। मैं इसको यूं लिख सकता हूं, अब मैं इस डायग्राम से हटकर काम कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें डायग्राम की फिलहाल जरूरत नहीं है। हमारे पास ये है G इक्वल्स टू कैपिटल G और ME। ये तो वो फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट हो गए और मल्टीप्लाई बाय 1/RE²। ठीक है। ये मैंने क्यों किया? इसलिए कि मैंने एक चीज यहां पर ये बनाई है कि ये इक्वल आ गया और ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, तो मैंने इसकी जगह कांस्टेंट लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/RE²। और ये हम जानते हैं कि ये इक्वल और एक कांस्टेंट, जब इन दोनों को यहां से रिमूव किया जाता है तो हमें एक प्रोपोर्शन का साइन यहां पर मिलता है। आपको याद होगा कि कभी ऐसा हुआ है कि जब प्रोपोर्शन का साइन खत्म किया जाता है तो उसकी जगह पर एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया कि इक्वल और कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शन का साइन हमारे पास आ जाता है। इससे क्या बात साबित हो रही है? इससे ये नतीजा निकल रहा है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ G जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसके साथ ही अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेगा। लेकिन हमारी यहां तक की जो डिस्क्रिप्शन है, ये एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ जिसमें हमने ये तय कर लिया, ये समझ में आ गई कि वैल्यू ऑफ G किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। ठीक हो गया। यहां तक हमारा आज का लेक्चर तो ख़त्म हुआ, लेकिन इस लेक्चर के साथ जो अटैचमेंट है वो इसी का कंटिन्यूशन होगा जो इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।